नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के खास शो संवाद में आज हमारे साथ मुख्य मेहमान हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव। सुश्री निधि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में चुनाव कराने का जिम्मा जो है चुनाव आयुक्त के पास होता है, चुनाव आयोग के पास होता है और ये सबसे कठिन काम होता है। इन 2 महीने में लगभग चुनाव का जो काम चलेगा, किस तरह से चलेगा, लोगों को किस किस तरह की सहूलियत देने जा रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं, इन तमाम सारे सवालों पर हम निधि श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। निधि जी, आपका स्वागत है इस शो में। हमारा पहला सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और सभी 7 चरणों में यहाँ चुनाव है। तो मुख्य चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या है आपके? देखिए, इसमें यूपी सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज इस समय तो चूंकि अब जिस मौसम में चुनाव हो रहा है भीषण गर्मी का मौसम है और जैसा कि हम लोग ने इस बार एस्पिरेशन किया है कि वोटर टर्नआउट बढ़ना चाहिए, बढ़ के 70% तक कम से कम पहुंचे, तो एक गर्मी वाला जो फैक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे कि हम लोग को नेचुरली उसको डील करना है और उसके लिए एडवाइजरीज भी जारी हो गई हैं कि लोगों को गर्मी से बचाव के लिए क्या करना है, पोलिंग पार्टीज को क्या करना है। उसके अलावा बाकी जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं चुनाव के, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पोलिंग पर्सनल की बात है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात है, वोटर अवेयरनेस की बात है, तो उस पे आई थिंक वी आर ऑल सेट। द यूपी इज रेडी फॉर दीज इलेक्शंस। 2 तरह की बातें हैं, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, एक तो वोटर्स को परेशानी होगी, तो वोटर्स टर्नआउट ज्यादा हो, घर से अधिक निकले, उसके लिए क्या हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरा जो आपकी पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी जाहिर है बहुत परेशानी होगी, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ बनेंगे वहां पे सामान्य तौर पर देखने में आता है कि साधन संसाधन, यहाँ तक कि पंखे भी कभी कभी नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में सही तरीके से वोटिंग हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जो करीबन 1,62,012 पोलिंग स्टेशंस हैं या पोलिंग बूथ्स हैं जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसमें जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ कहते हैं, वो हम लोग ने इंश्योर करा है। जैसे आपको पीने की पानी की व्यवस्था है वहाँ पर, वो ज़रूर रहेगी। ऐसी आपको जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं या बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था है, वो ज़रूर रहेगी। उसके अलावा जो है फर्नीचर की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, मेल और फीमेल के सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था, ये ज़रूर है। तो ये सब वोटर की सहूलियत के लिए भी है। साथ में उनको हर निर्देश भी हो गए हैं, सभी डीओस को क्लियर है कि उनको शेड की व्यवस्था करनी है, बिकॉज इतनी गर्मी रहेगी तो शेड्स की व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ इंटरमिटेंटली उनको चेयर्स की व्यवस्था भी इस बार की जा रही है और उसमें ये प्रावधान है कि चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो बुजुर्ग आ रहे हैं या हमारे जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी महिलाएं आ रही हैं जिनके हाथ में बच्चे हैं छोटे, तो उनको प्रायोरिटी वोटिंग कराई जाए और चेयर्स की व्यवस्था इसीलिए बीच बीच में रखी गई सो दैट अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो आदमी बैठ के अपना आराम से जो है अपने वोट का एक्सरसाइज भी कर पाए। सामान्य तौर पे देखने में आता है कि जब वोटर वहां पहुंचता है तो उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसको लिस्ट में नाम नहीं मिलता है, कई बार ये होता है कि उसका लिस्ट में नाम है लेकिन वोट कोई डाल गया है। तो इस तरह की जो परेशानियां आती हैं तो वो हर बार आती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इस तरह का कम्प्रिहेंसिव प्लान है आपके पास कि ये दिक्कतें ना आए लोगों को? नहीं, बिल्कुल, ये आपका प्रश्न भी बहुत अप्रोप्रिएट है एंड जैसे कहते मैं कहूँगी बहुत टाइमली भी है कि इस पे हम लोग ने इस बार शुरू से फोकस किया है। इनफैक्ट जो चुनाव की तैयारियां जैसे होती हैं वो अब ऑलमोस्ट 1 साल पहले, मतलब जो चुनाव का एंड डेट है उससे ऑलमोस्ट 1 साल पहले शुरू हो जाती हैं। लाइक इस जून से जैसे जब स्टार्ट हुई हम लोग की पहली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, जब हम लोग ने हाउस टू हाउस सर्वे किया, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स कराया, उसके बाद स्पेशल समरी रिविजन स्टार्ट हुआ जिसमें वोटर लिस्ट का रिविजन हुआ, समरी रिविजन हुआ। तो उस समय से एक कैंपेन यहाँ से लॉन्च किया गया था, #मैं-हूं-नाम। उसका उद्देश्य ये था कि लोग अपना नाम चेक कर ले वोटर लिस्ट में और उसके साधन बहुत इजी हैं। या तो जैसे सभी मोबाइल सेवी हैं आजकल तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे जो हमारी वेबसाइट है भारत निर्वाचन आयोग की voters.eci.gov.in या voterportal.eci.gov.in उस पर जाके अपने डिटेल्स डालेंगे, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल करते हैं तो उनको अपने बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ये जो समस्या आती है कि वहाँ बूथ पे गए और उनका नाम नहीं है
तो थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्ण अगर बिहेव कर लें हमारे वोटर्स, जो हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, अनुरोध करते रहे, एजुकेट और मोटिवेट भी करते रहे कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब निर्वाचन आयोग 100 कदम आगे बढ़ा रहा है तो एक कदम आप आगे बढ़ा लेते हैं तो आपको पूरी सहूलियत से अपना वोट दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना नाम चेक करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि आपका वोट किस पोलिंग बूथ पे है, किस सीरियल नंबर पे है, तो यू आर श्योर कि आप जब जाएंगे उस दिन तो आपको नाम आपको मिलेगा और अपना वोट एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है और जाहिर है कि पोलिंग बूथ आपने बताए थे कि 1,62,000 के आसपास है, बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। यहाँ कितने वोटर हैं? आप इस बार कितने वोटर आपके उसमें आंकड़ों में है कि कितने वोटर वोट करेंगे? या इस समय जो है अभी फिलहाल की जो हमारा स्टेटस है उसके हिसाब से 15,34,00,000 वोटर्स हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। 15 करोड़ या जो कि कई देशों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है। एंड उसमें 8.17 जो है आपके मेल वोटर्स हैं और फीमेल्स 1 करोड़ कम 7.17 जो है वो करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। सो इस इतने ह्यूज पॉपुलेशन, इतने ह्यूज वॉल्यूम के साथ हम लोग इस बार चुनाव कराएंगे। ये इसमें तो तैयारियां पूरी हैं और एक वोटर प्यूरिफिकेशन, वोटर लिस्ट की प्यूरिफिकेशन का काम होता है जिसमें जितने आपके डेड हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, जितने शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनका नाम काटने की भी कार्रवाई की जाती है। तो इस बार उस पर भी बहुत फोकस रहा है और बहुत रिगरसली उस कार्रवाई को भी किया गया है। तो उम्मीद ये है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी इम्प्रूव होना चाहिए कि हमारी जो डुप्लीकेसी थी वो। चुनाव आयोग हर साल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए कई तरह के आयोजन करता है कि ताकि लोग अवेयर हों, जागरूक हों और वो वोट डालने जाएं, वोट डालने का जो अपना अधिकार है उसका प्रयोग करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि छुट्टी पर ना जाएं, वोट डालने जाएं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह के कैंपेन आपने प्लान किए हैं, क्या करने इसके लिए जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हम लोग ने पूरी स्ट्रैटेजी जो डिवाइस की है यूपी में, वो स्टार्ट हुई थी वोटर रजिस्ट्रेशन से। क्योंकि अगर आपका वोटर लिस्ट ठीक है तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं इम्प्रूव अपने आप होने लगता है। तो एक पार्ट तो हम लोग ने काफ़ी कोशिश की है और उस पर हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। दूसरी बात है कि इस पूरे चुनाव को जो है, जो स्लोगन दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो है कि चुनाव का पर्व और देश का गर्व। तो इसको एज पर्व सेलिब्रेट करना है। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और उसको पर्व की तरह सेलिब्रेट करें और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो वोटिंग पे आके। तो उसके लिए जो हम लोग ने एक तो कैंपेन स्टार्ट्स किए हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपने बारे में कोई जानकारी करना चाहते हैं या चुनाव से रिलेटेड कोई जानकारी करना चाहते हैं तो मैं हूं ना के अलावा 1950 एक नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हो और चुनाव से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं जिनसे के माध्यम से हम युवा वोटर्स को टारगेट करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चंक है जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि लोग उतने मतलब जो नए वोटर्स बनते हैं वो तो उत्साही रहते हैं, लेकिन बाद में अगर शहरों में लोग रह रहे हैं तो विभिन्न कारणों से आके वोट नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप वहाँ पहुँचिए और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स रहेंगे उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पोलिंग बूथ के लिए। और हम लोग एक सेल्फी कंपटीशन भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें कि लोग जो वोट करेंगे, वोट करने के बाद अपनी जो स्याही लगी वाली उंगली है उसके साथ अपना सेल्फी अपलोड करेंगे एंड वील हैव अ कंपटीशन ऑफ दो सेल्फीज अपलोडेड। और उसके बाद उसका जब वोटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कब तक व्यवस्था कर सकते हैं, कब तक अपडेट हो सकता है उसमें, और क्या क्या अपडेट कोई भी वोटर अपना कर सकता है, कितने दिन पहले तक कर सकता है? ओके, सो इस समय अब जो लाइक भारत निर्वाचन आयोग ने इसमें सहूलियत बहुत बढ़ा दी है। पहले एलिजिबिलिटी डेट खाली 1 जनवरी होती थी, अब ये है कि 4 एलिजिबिलिटी डेट्स हो गई हैं, लाइक 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 4 एलिजिबिलिटी डेट्स। नॉर्मल डेज में हो गया ना कि जब चुनाव नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। चुनाव नहीं है तब भी, और वर्तमान की बात भी मैं कर रही हूँ, अभी भी कंटिन्यूअस अपडेशन हमारा चल रहा है वोटर लिस्ट का। ओनली विद द लिमिटेशन कि जैसे हमारा फेज वाइज जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है उससे अगर 10 दिन पहले तक अगर आप अपना फॉर्म 6 यानी कि नाम जोड़ने के लिए अगर आप अपना फॉर्म भर देते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आप अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं।
एक लिमिटेशन इसके साथ एक और है कि अगर नोटिफिकेशन हो गया है तो उसके बाद नाम काटने की कार्रवाई और एक संशोधन की कार्रवाई, ये 2 कार्रवाई है, उस पर रोक लग जाती है, बट नाम ऐड करने वाली कार्रवाई जो है वो बदस्तूर जारी है। राइट। लेकिन अगर उसको कोई अपडेट करना चाहे, एड्रेस चेंज करना, ये सब नहीं, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस। ओके। अच्छा, जैसे वोटरों को आप किस किस प्रकार की सहूलियतें देने जा रही हैं चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान? ओके, सो ये है जैसे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज या एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटीज की बात, जैसे पानी है, शेड है, आपको बैठने की। अच्छा, ये सेम जो आपकी जो बैलेट कंपनियां जाएंगी या बैलेट पार्टियां जाएंगी, उनके अलावा ये आम आदमी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोलिंग पार्टीज के लिए देखिए तो जो व्यवस्था है वो तो ऑलरेडी डिस्क्राइब है, उसमें उनके लिए तो प्रॉपर फर्नीचर और ये सब रहता ही है कि लाइट रहेगी। वही व्यवस्था जो रैंप की हम बात कर रहे थे, वो बुजुर्ग या हमारे अगर डिसेबिलिटी वाले व्हीलचेयर वाले कुछ वहाँ वोटर्स पहुँच रहे हैं तो उनके लिए है। पानी की व्यवस्था सबके लिए है। टॉयलेट्स की व्यवस्था, मेल और फीमेल के अलग टॉयलेट्स हैं, ये हमारे कॉमन वोटर्स के लिए है। इसके साथ साथ शेड की जो व्यवस्था है या इंटरमिटेंट चेयर्स की जो बात हुई कि लाइंस के बीच में आप हम लोग चेयर लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो गर्मी से जूझने के लिए, सो दैट अगर लोग आ रहे हैं तो उनको परेशानी ना हो। उसके अलावा हर उस पे व्हीलचेयर, हर पोलिंग स्टेशन पे एक व्हीलचेयर की भी व्यवस्था रहेगी। कोई अगर बुजुर्ग आता है जो चलने में उतना सक्षम नहीं है तो उसको व्हीलचेयर पे बैठा के उसके लिए प्रॉपर वॉलंटियर्स रहेंगे वहाँ। उसको पहले भी वोटिंग करवा सकते हैं बगैर क्यू के, उसको क्यू में लगने की जरूरत नहीं। प्रायोरिटी वोटिंग की जो व्यवस्था है वो पीडब्ल्यूडीज के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज, देन हमारे जो बुजुर्ग वोटर्स हैं जो 85 प्लस वाले हैं, या फिर अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके हाथ में बच्चे हैं तो गर्मी के मौसम को देखते हुए उनसे प्रायोरिटी वोटिंग कराई जाए। इस बार ये भी कहा जा रहा था कि जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा आप लोग देने जा रहे हैं? यस, ये एक्चुअली इनफैक्ट पोस्टल बैलेट की, यहाँ मैं बस ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो है ये वॉलेंट्री सुविधा है। जो इस सुविधा को लेना चाहता है वो इस सुविधा को ले सकता है। उसके लिए ये 2 सुविधा जो है आपका, वो पीपल विद डिसेबिलिटीज जिनका की बेंचमार्क 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है उनके लिए भी उपलब्ध है, और हमारे सीनियर सिटीजन्स जो कि 85 प्लस एज के हैं उनके लिए केवल। अच्छा, उसके लिए ये है कि BLO's फॉर्म 12D जो है नोटिफिकेशन से पहले ही फेज वाइज ये बांट रहे हैं BLO's फॉर्म 12D, और नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर कंसर्न्ड वोटर जो ये चाह रहे हैं कि उनको ये सुविधा होम वोटिंग की मिले, वो इसको फॉर्म भर के BLO को दे देंगे। वो फॉर्म DO तक जाएंगे और DO जो है उन वोटर्स से होम वोटिंग की सुविधा के लिए पूरे प्रबंध करेंगे। बट अगेन मैं ये सबसे कहना भी चाहूँगी और कि हम लोग आपको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं पोलिंग बूथ पे भी। इस पूरे माहौल को पर्व की तरह मनाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने घरों से निकल के आएँ और वोट करें, लेकिन जहाँ आप चाहते हैं कि आपको सुविधा होम वोटिंग भी मिले तो उसमें होम वोटिंग के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो जहाँ वोटिंग होती है वो कई ऐसे भी इलाके हैं जो संवेदनशील है, कुछ अति संवेदनशील आप लोग छांटते हैं, कुछ ऐसे इलाके हो जाते हैं अचानक कि मसल्स पावर का इस्तेमाल होने लगता है, दबंग लोग जिसे बोलते हैं वो आ जाते हैं, तो उनसे लोग स्वतंत्र होकर वोट डाल सकें बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि जब वोटिंग हो तो उसको किसी तरह का मानसिक उसके ऊपर प्रेशर ना हो? इसके लिए मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसको हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी कहते हैं। तो पूरे एरिया की, मतलब इनफैक्ट पूरे यूपी की, ये हमारे चुनाव डिक्लेरेशन से 2 महीने पहले एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। उसमें पूरे एरिया की वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से वो जगह वल्नरेबल है या वहाँ के वोटर्स वल्नरेबल हो रहे हैं। तो उसमें उसको फिर धीमे धीमे कम करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे 107-16 की कार्रवाई हो गई, 151 की कार्रवाई हो गई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो गई, जिला बदर करने की कार्रवाई हो गई। उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस हमें मिलते हैं एरिया डोमिनेशन के लिए, इस बार भी हमें पर्याप्त फोर्सेस मिल गए हैं जो अलग अलग जनपदों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये, जिससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो बड़े आराम से निकल के अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा भी शिकायत का एक सिस्टम है जो हमारा बिल्कुल इट इज़ इन प्लेस, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बताया 1950 जो नंबर है उस पर आप शिकायत अगर करते हैं, आपकी शिकायत आती है तो तत्काल उस शिकायत को कॉग्निजेंस लेके उसका जो है उसको एड्रेस किया जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है। अगर हम ये कहें कि संवेदनशील बूथ कितने हैं और अति संवेदनशील बूथ कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसका कोई आंकड़ा?
या एक्चुअली अब ये क्राइटेरिया जो है हम लोग इसको संवेदनशील और अति संवेदनशील का नाम नहीं देते हैं, इसमें अब वो हम लोग उसको वल्नरेबल। अच्छा, इस तरीके से ले लें। या एंड जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकलिटी करीब 28,000 बूथ जो है 28,433 टू बी स्पेसिफिक बूथ जो है अभी क्रिटिकल की श्रेणी में है। बट क्रिटिकल के साथ साथ वो वल्नरेबल भी हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वो वल्नरेबल हैं और कार्रवाई करते करते हम लोग उस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करते हैं, कम करते हैं। सो ये एक फ्लेक्सिबल नंबर है जो आते इलेक्शंस के पोल डे तक ये नंबर जो है दीज कीप ऑन चेंजिंग। सो अभी एज ऑफ नाउ ये है, बट जो हमारे डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर के एरियाज हैं जिनके माध्यम से हम लोग कार्रवाई करके और या फ्लैग मार्चेस करके जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेते हैं उसके हिसाब से फिर ये धीमे धीमे कम हो जाता है और पोल डे के तक हम लोग इंश्योर करते हैं जितने भी हमारी वल्नरेबिलिटी है वो मिनिमम हो जाए और लोग फ्रीली आके वोट कर पाए। उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। इनफैक्ट लॉन्च अभी नहीं किया गया, लॉन्च तो पहले से ही है, उसका प्रसार कराया जा रहा है कि उसमें आम आदमी अगर ये देखता है, आम वोटर देख रहा है कि कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो सीधे उसकी फ़ोटो खींच के वो उस पर अपलोड कर देगा उस ऐप में जो है अपना। एंड जैसी वो फोटो अपलोड होती है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके जो वोटर या जो आम आदमी उस फोटो को अपलोड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स कैप्चर हो जाते हैं एंड उसका टाइम फ्रेम है कि 100 मिनट के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होना है, उस कंप्लेंट का। जो हमारी नियरेस्ट वहाँ जो टीम है, स्क्वाड है, वो जाती है, उसको जांच करेगी और कंसर्न जो अप्रोप्रिएट लेवल है वहाँ तक उसको रिजॉल्व करके एंड अगर जो कंप्लेनेंट है उसने एनोनिमस कंप्लेंट की है तब तो कोई बात नहीं, अपना नाम नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, उसको ये चॉइस है। और अगर उसने अपना नाम बताया है तो वो उस कंप्लेंट को ट्रैक कर सकता है और वो अल्टीमेट उसका सॉल्यूशन क्या हुआ है उसको जान सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी आचार संहिता वाली बात की। इस समय 2-3 बड़े पर्व हैं, एक होली है, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगा और ईद रमजान चल ही रहा है। ऐसे में होली मिलन के नाम पर, रोजा इफ्तार के नाम पर, फलाहार के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियां भी कुछ आयोजन ऐसे कर सकती हैं और करेंगी। तो ये क्या आचार संहिता में आएगा? इसको रोकने के लिए कोई किसी तरह का कोई आपने प्लान है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन हो, जैसे डिक्लेरेशन हो जाता है फॉर दैट मैटर इलेक्शन का, आचार संहिता अपने आप जो है, मतलब आचार संहिता कम्स इनटू फोर्स राइट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन। तो सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको जो है स्ट्रिक्ट निर्देश गए हैं कि इस तरह का जो आचार संहिता का वायलेशन है वो किसी भी हाल में उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो हमारा सिस्टम इन प्लेस है, हमारी एफएसटीज काम कर रही हैं, जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो काम कर रहे हैं, हमारी जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में या जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। एंड एफएसटी टू बी स्पेसिफिक इस समय 1904 एफएसटी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो काम कर रही हैं। इसी प्रकार की हमारी डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी करीबन 732 टीम्स हैं जो अपना चेकिंग का काम कर रही हैं और उनका ऑलरेडी फील्ड पे है वो। बिल्कुल, ये ऑलरेडी दे आर इन फील्ड। इनफैक्ट जैसी डिक्लेरेशन हुआ था तो हमारा ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये कम से कम पर एसी पर विधानसभा 3 फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो, बिकॉज राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करते हैं वो, तो 3 फ्लाइंग स्क्वाड पर एसी तो मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी तुरंत फंक्शनल हो गया था और वर्तमान में वो संख्या बढ़ के 1904 हो गई है। बाकी एजेंसीज हमारी काम कर रही हैं। डेली अवैध शराब, आप लोग को भी न्यूज़ मिल ही रही है कि कैसे अवैध शराब कैश हो रहा है या फिर ड्रग्स की जो बात है वो हो रही है। सो इस पे बहुत पैनी और कड़ी नजर है और इस पे कोई छूट नहीं। ठीक है। एक सवाल और कि इस समय जैसा आपने शुरू में ही कहा कि इस समय गर्मी बहुत रहेगी, जब भी ये पोलिंग शुरू होगी उसके बाद, तो वोटर अधिक से अधिक आए, उसके लिए क्या कुछ टाइमिंग में चेंज होगा कि सुबह थोड़ा जल्दी शुरू कर दें, शाम को थोड़ा देर तक चले, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या जैसा नॉर्मल हमेशा होता आया वैसा ही रहेगा? वैसे टाइमिंग का देखिए, हर बार नोटिफिकेशन जैसे फेज वाइज होता है उस समय टाइमिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आता है। फर्स्ट फेज के लिए अभी हमारा सेम टाइम है, सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। एंड इसीलिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह के समय आएँ। बाकी सुविधा वहाँ पर आपको दी जा रही है बूथ पे कि आप आइए, शेड रहेगा, पीने की पानी की व्यवस्था है, साथ ही साथ एक फर्स्ट एड किट भी हमारे पास ज़रूर रहती है हर पोलिंग बूथ पे, जिसमें ORS की फैसिलिटी भी है। तो टाइमिंग अभी फ़िलहाल तो 7 से 6 वाली ही है और बिकॉज वोटर अपनी सहूलियत से पहुंच पाए, उनको लंबा ब्रैकेट मिल पाए वोटिंग का, इसलिए फ़िलहाल यही टाइमिंग है। अब एक आखिरी सवाल, अधिक से अधिक वोट पड़े, यूथ उसमें इन्वॉल्व हो, विमेंस उसमें इन्वॉल्व हो, उसके लिए चुनाव आयोग क्या पहल कर रहा है
और क्या करना चाहिए, आप अपील भी कर सकती हैं। या बिल्कुल, इसमें देखिए जैसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं इन द सेंस कि उनको मोटिवेट करने के, एजुकेट करने के। सबसे पहले तो कि आप वो खुद ही अपना ये इंश्योर कर ले उनका नाम है कि नहीं है, तो उसके लिए अपने कुछ अपना नाम चेक कर ले। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं सीधे 1950, बड़ा सिंपल सा नंबर, 4 डिजिट का नंबर है, उसके माध्यम से आप अपनी समस्या कोई आ रही है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इपिक जो है, जो लोगों ने अपना जो हमारा फोटो आईडी कार्ड है, अगर जिन लोगों के पास है उसको यूज़ करें, जिनके पास नहीं है तो उसके लिए भी 12 वैकल्पिक पहचान के दस्तावेज हैं जो कि सर्कुलेटेड हैं। जैसे उसमें आधार आ रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप वो भी लेके जाते हैं पोलिंग बूथ पे तो आप अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओनली दैट आपका वोटर लिस्ट में नाम होना मस्ट है, यही बेसिक मिनिमम कंडीशन है वोटिंग के लिए। आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास 13 डॉक्यूमेंट्स हैं एपिक को मिला के। उसके अलावा आप जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। बुज़ुर्गों को लाइक उनकी मदद करने के लिए या पीडब्ल्यूडीज़ की मदद करने के लिए वॉलंटियर्स हैं। साथ साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वोटर एजुकेशन, जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि वो आपकी जो पोल डे है उसके 5 दिन पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाता है। तो हर एक वोटर को एक स्लिप मिलती है जिसमें उसका नाम लिखा रहता है, उसका पोलिंग बूथ है, उसका सीरियल नंबर है, तो उसको पता है कि मुझे जाके फला जगह वोट करना है। उसके साथ साथ एक कलर्ड वोटर गाइड भी जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के साथ। उसमें पूरी प्रक्रिया मेंशन्ड है कि जब आप वोट करेंगे तो कब कैसे आप देख लेंगे कि आपका वोट एक्सरसाइज हो गया है। बीप की आवाज़ आएगी, वीवीपैट से पर्ची गिरेगी, उसमें ये आपको दिखेगा कि आपने किसको वोट किया है। तो इससे वो इंश्योर हो जाएगा कि हाँ, उसने जिसको जो बटन दबाया है, जिसको वो वोट देना चाहता है, उसी कैंडिडेट को वोट गया है और वो उसका वोट जो है सेफली रजिस्टर। ये हाँ, अभी मैं चूंकि आखिरी सवाल बोल दिया था, लेकिन अभी आपने जो पर्ची वाली बात कही, ईवीएम को लेके सवाल उठते रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो ईवीएम की तरफ से एक शायरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ी थी। तो ये ईवीएम को लेकर के क्या आपका मत है, क्या रहता है, क्या उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल क्लियर मैसेज सभी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री से जा रहा है। एंड ईसीआई ने बहुत स्ट्रिक्टली भी और बहुत वाइडली इसको पब्लिसाइज भी किया है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारा एजुकेटिव मटेरियल हमारी ईसीआई की वेबसाइट पे भी है, सीओ की वेबसाइट पे भी है कि ईवीएम से किसी भी लेवल पे कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसके बारे में मतलब सब जितने भी वोटर्स हैं वो 100% एश्योर हो सकते हैं और जितनी भी वो रिसर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास सफिशिएंट मटेरियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मैं एक अपील और आह्वान बिल्कुल करना भी चाहूँगी कि सोशल मीडिया या अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं जो इरिस्पॉन्सिबली मैसेजेस फैला रहे हैं कि हैक कर सकते हैं या अदरवाइज इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई स्कोप नहीं है। तो कृपया करके ऐसे मैसेजेस से बिल्कुल मिसगाइड ना हो और आप हर चीज़ का फैक्ट चेक करें। सफिशिएंट मटेरियल आपको ईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको वहां पर मिल। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दर्शकों को दी है। मुझे लगता है कि इससे लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग वोट डालने आएंगे। तो ये थी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री निधि श्रीवास्तव जी। बहुत जानकारी परक इंटरव्यू था। केवल पॉलिटिकल इंटरव्यू हम लोग हर बार करते हैं, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हर एक तक पहुंचे, इसके लिए हमारा ये प्रयास था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की जाए। और मुझे लगता है आप सबकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हुआ होगा। खासतौर पे ईवीएम को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी चाहे उनकी वेबसाइट पे जाके जांच कर सकता है या किसी और तरीके से भी वो जांच करना चाहे तो कर सकता है। ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ, किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।